आज संसद भवन की बात करते हैं, जहां पर सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया जाएगा। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद ऑयल पेंटिंग लगाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चित्र का अनावरण करेंगे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा लगाने का फैसला 18 दिसंबर को संसद की पोर्ट्रेट कमेटी की बैठक में हुआ। लोकसभा के स्पीकर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन, फिर 1998 से 1999 में 13 महीने और 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वाजपेयी का लंबे बीमारी के बाद एम्स में 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया। आपको दिखाते हैं पीडीपी का आतंकी प्रेम। पीडीपी सांसद ने 2 आतंकियों की अस्थियां उनके परिवार को सौंपने की मांग की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी के सांसद का आतंक परस्ती का नया सबूत आया है। महबूबा की पार्टी पीडीपी को अब मारे गए आतंकियों के अवशेष चाहिए। पीडीपी के राज्यसभा सांसद मीर मोहम्मद फयाज ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की अस्थियां उनके परिवार को सौंपने की मांग की है। उनका परिवार इंतजार में है। उसकी मां की फरियाद मैंने ये लिखा है कि उसकी मां जो है इंतजार में है कि मेरे बेटे की जो है उसकी बीवी, उसका बेटा अफजल गुरु साहब का कि उसकी जसद का कि उनको मिलनी चाहिए। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई थी। दोनों के शव तिहाड़ जेल में दफना दिए गए थे। मकबूल की 35वीं बरसी पर सोमवार को अलगाववादियों ने कश्मीर में बंद भी बुलाया था। आतंकियों के अवशेष लौटाने की मांग सरकार पहले भी ठुकरा चुकी है। देखिए, इन बातों को कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है। ये जो कश्मीर केंद्रित दल हैं आपस में प्रतिस्पर्धा में है, इस प्रयास में है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष को ये प्रभावित कर पाए, लेकिन अब की बार ये रणनीति सफल नहीं रहने वाली है। और आज हरियाणा में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी स्वच्छ शक्ति 2019 में हिस्सा लेंगे और स्वच्छ शक्ति पुरस्कार भी देंगे। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रदर्शनी भी जाएंगे, जहां पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्वच्छ शक्ति 2019 में देश भर की महिला पंच और सरपंच शामिल होंगी। इस आयोजन का मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इसके बाद पीएम मोदी झज्जर जिले में बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। ये संस्थान एम्स के झज्जर कैंपस में निर्मित अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल एम्स का सहायक शोध केंद्र होगा। इस कैंसर शोध केंद्र में 700 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल भी है। कैंसर के इलाज के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं इस संस्थान में उपलब्ध रहेंगी। पीएम मोदी फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे। ये उत्तर भारत का पहला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल होगा। इसके अलावा पीएम मोदी पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का शिलान्यास करेंगे। ये आयुर्वेद उपचार, शिक्षा एवं शोध का एक राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान होगा। इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल में भी कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। स्वच्छता के इस अभियान को देश भर में आगे बढ़ाने के लिए एक उसी के नाते से कार्यक्रम है। देश भर से जो महिला सरपंच हैं लगभग 7000 की संख्या में वो आएंगे। बाकी हरियाणा की हमारी महिला पंच सरपंच और कुछ अन्य संगठन, ये सब मिलाकर के 20,000 से ऊपर महिलाओं का ये कार्यक्रम होगा। स्वच्छ शक्ति 2019 के कार्यक्रम में पीएम मोदी मिर्जापुर की एक महिला ग्राम प्रधान को सम्मानित भी करेंगे। मिर्जापुर की महिला ग्राम प्रधान पुष्पा देवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। दरअसल पुष्पा देवी के गांव गोगांव में पेंट माई टॉयलेट अभियान के तहत सबसे ज्यादा 836 शौचालयों को पेंट करवाया गया। इस गांव में कुल 979 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। पेंट माई टॉयलेट अभियान के तहत मिर्जापुर जिले में 2,27,270 शौचालयों को पेंट किया गया है। और रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और घोटाले में वाड्रा आज ईडी के सामने पेश होंगे। आज जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय की टीम रॉबर्ट वाड्रा से एक बार फिर पूछताछ करेगी।
बीकानेर जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा जयपुर पहुंच चुके हैं। वाड्रा के साथ उनकी मां मौरीन वाड्रा भी हैं। संभावना जताई जा रही है कि मौरीन भी ईडी के सामने पेश हो सकती है। रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ से जयपुर पहुंच चुकी हैं। पूछताछ 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अकेले रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी और दूसरे चरण में सभी सहयोगियों के साथ पूछताछ के बाद जो आरोपी हैं, जो पकड़े गए हैं पहले प्रवर्तन निदेशालय और जिनकी संपत्ति अटैच की गई है जयप्रकाश और मुकेश की, उनका आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। अगर सवाल अधिक हैं और पूछताछ कल पूरी नहीं हो पाई तो यह बुधवार तक भी पूरी कार्रवाई खिंच सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीकानेर के कोलायत में 275 बीघा जमीन खरीद के मामले में ईडी ने करीब 55 सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। ईडी वाड्रा से जमीन खरीद के सोर्स, सहयोगियों की भूमिका, सौदे में राजनीतिक फायदे और आर्थिक मुनाफे पर सवाल पूछ सकती है। 7 दिन में चौथी बार होगा जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश होंगे। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी दिल्ली में 6, 7 और 9 फरवरी को करीब 23 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। शारदा घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से सीबीआई आज भी पूछताछ करेगी। शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज भी पूछताछ जारी रहेगी। राजीव कुमार से पूछताछ का एक चौथा दिन होगा। सोमवार को शिलांग में सीबीआई ने उनसे करीब 8 घंटे पूछताछ की। सीबीआई ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष से भी सवाल जवाब किए। राजीव कुमार और कुणाल घोष को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। कुणाल घोष ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो पॉन्जी घोटाले में सीबीआई की जांच को राजनीतिक रंग न दें। घोष ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि सीबीआई को राजीव कुमार से बहुत पहले ही पूछताछ करनी चाहिए थी। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपकी रैली में शामिल होने के लिए कोलकाता से दिल्ली रवाना होंगी। आज कल दिल्ली में रैली है। मोदी सरकार के खिलाफ 13 फरवरी को दिल्ली में होने जा रही आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल होने के लिए आज कोलकाता से रवाना होंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी गुरुवार तक दिल्ली में रह सकती हैं। इस दौरान ममता बनर्जी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगी। 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एपी तानाशाही हटाओ देश बचाओ रैली करने जा रही है। रैली में ममता बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल हुए सभी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। एपी की रैली में कांग्रेस के शामिल होने की उम्मीद कम है। आंध्र प्रदेश की जनता के नाम बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुला पत्र लिखा है। चंद्रबाबू नायडू पर इस पत्र में सीधा निशाना साधा गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के भूख हड़ताल पर आंध्र प्रदेश की जनता को खुली चिट्ठी लिखी। शाह ने नायडू को घोर अवसरवादी और गुमराह करने वाला नेता बताया। चिट्ठी में अमित शाह ने आंध्र प्रदेश को दी गई केंद्र की हर मदद का सिलसिलेवार जिक्र किया है। नायडू के भूख हड़ताल को राजनीतिक साख को बचाने की कोशिश करार दिया। अमित शाह का कहना था कि सामने आ रही हार को भांपते हुए चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। जनता को लिखे पत्र में शाह ने विस्तार से बताया कि किस तरह चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार के खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हैं। मिशन 2019 के लिए बीजेपी तैयार है। आज देश भर में मेरा परिवार बीजेपी परिवार अभियान शुरू होगा। मिशन 2019 में फतह के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान जोरों पर है। आज से बीजेपी का मेरा परिवार बीजेपी परिवार अभियान का आगाज हो रहा है। गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने घर पर पार्टी का झंडा और स्टिकर लगाकर इस मिशन का आगाज करेंगे। सभी मंत्री, विधायक, नेता अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे। बीजेपी का ये अभियान 22 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी का लक्ष्य 1,63,000 बूथ के जरिए 1 करोड़ कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का है। इसके लिए बीजेपी पदाधिकारी, सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी जुटेंगे और एक बार फिर सभी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर से चर्चा में आई पलवल की खुलाफा-ए-राशिदीन मस्जिद निर्माण में पैसा लगाने वाले मोहम्मद सलमान के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पलवल में आतंकी फंडिंग से बनाई जा रही खुलाफा-ए-राशिदीन मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार मस्जिद निर्माण में पैसा लगाने वाले मोहम्मद सलमान के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू कर दी है। करणी सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मेवात के अंदर ऐसी कई मस्जिद हैं जिनमें टेरर फंडिंग का पैसा लगा हुआ है। कि मेवात के अंदर जो 90% मस्जिदें हैं, जो अलवर तक ये मेवात का क्षेत्र लगता है, अगर उनकी भारत सरकार और एनआईए, ईडी और राज्य सरकार की जो हमारी इंटेलिजेंसी है
वो अच्छे ढंग से जांच करे तो यहाँ पर बहुत आतंकवादियों को पकड़ा जा सकता है। वहीं मस्जिद में काम करने वाले लोगों का कहना है कि इसे चंदे के पैसों से बनवाया जा रहा है। अगर कोई दोषी पाया जाता है या किसी को कोई सजा होती है, कुछ होती है, तो उसके तो हम भी खिलाफ हैं। लेकिन जितनी भी ये सामाजिक संस्था है या कोई धार्मिक स्थल है, उसमें चंदे से ही पैसा आता है। एक बात की मैं सच्चाई दे रहा हूँ, हाफिज सईद जब उसको ये मुल्क दुश्मन मानता है तो हम इसी के मुल्क के रहने वाले हैं, हम भी उसको दुश्मन मानते हैं। हाफिज सईद का पैसा हमारी मस्जिद में नहीं लग सकता। अगर इसमें उसका पैसा 1 रुपये भी लगता तो हमारी इसमें नमाज नहीं होती। वहीं ईडी ने आतंकी हाफिज सईद के संगठन फलाए इंसानियत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। एनआईए की एफआईआर के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है। पिछले साल 25 सितंबर को एनआईए ने 3 हवाला ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। और एएमयू में ओवैसी को बुलाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर आने पर ओवैसी को शिवसेना ने धमकी दी है। लोकसभा चुनाव से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सियासी अखाड़ा बनने जा रही है। एसपी बीएसपी गठबंधन से नाराज स्टूडेंट यूनियन ने आज 18 से ज्यादा मुस्लिम दलों के अध्यक्षों को बुलाया है, जिनमें एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। अलीगढ़ बीजेपी इकाई ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर एएमयू में ओवैसी के आने पर रोक लगाने की भी अपील की थी। बीजेपी ने ओवैसी के आने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई है। देखिए, मीडिया के द्वारा प्रकाश में आया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ एक ऐसा आयोजन कराने जा रहा है 12 फरवरी को, जिसमें एक मुस्लिम फ्रंट नाम करके एक सम्मेलन रखा गया है। मुख्य तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो लोकसभा सांसद है और पूर्व में इन्हें हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाने का कार्य दिया है अपने बयानों के द्वारा, उसको आमंत्रित किया जा रहा है। देखिए, यह स्पष्ट है कि पीस फॉर सीरिया, पीस फॉर इराक, पीस फॉर गाजा, पीस फॉर पैलेस्टीन, ऐसी बातें करने वाले अलीगढ़ का पीस बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एएमयू छात्र संघ ने कहा है कि किसी को रोकना गैर संवैधानिक है, कोई कहीं भी जा सकता है। देखिए, बिल्कुल गैर संवैधानिक बात है। अगर कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक है, वो बिना किसी वीज़े के पूरे हिंदुस्तान में घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसे किसी की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरीके की वो धमकी दे रहे हैं तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ पूरी तरीके से एक्शन लिया जाए। और ये बिल्कुल ही गलत बात है। और जिस तरीके की निशित साहब ने कहा है कि वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यहाँ पॉलिटिकल बातें होती हैं। धर्म की कोई बात किसी तरीके की यहाँ पे नहीं की जा रही। इस बीच प्रशासन ने एएमयू के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।